नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। नमस्कार, मैं आपके साथ लक्ष्मी। और देखिए, तेजस्वी यादव ने कहा है कि वे 20 महीने में वो काम करेंगे जो 20 साल में नहीं हुआ। तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने पलटवार किया है। एनडीए नेताओं का कहना है कि लंकापति रावण ने भी जनता को झूठे सपने दिखाए थे। 20 महीना जो 20 साल में काम नहीं हुआ, 20 महीना में हम काम करेंगे। मुझे सिर्फ 20 महीना दें, जो काम 20 साल में नहीं हुआ वो 20 महीने में करके दिखाऊंगा। ये कहना है आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का। एक मौका तेजस्वी को आप लोग देने का काम कीजिए, और एक मौका अगर आप तेजस्वी को दीजिएगा तो हम आपसे वादा करते हैं नया बिहार बनाएंगे जहां तरक्की की बात हो। केवल 20 महीना। चुनावी साल में वादों और दावों का दौर जारी है। तेजस्वी यादव ने भी बापू सभागार में हुए आरजेडी के छात्र युवा संसद में ये बड़ा वादा किया, जिस पर एनडीए के नेताओं ने तंज कसा। अरे बिहार के लोगों ने आपको 15 वर्ष देकर देख लिया है। 20 वर्ष छोड़ दीजिए, 20 महीने छोड़ दीजिए, कोई आपको 20 दिन देने को तैयार नहीं है। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार कहते हैं कि लंकापति रावण भी अपनी जनता को ऐसे ही झूठे सपने दिखाता था, लेकिन बिहार की जनता समझदार है, सब कुछ जानती है। उस पर भी कुछ बात करिए। बिहार की जनता जानना चाहती है। ये बताइए कि कैसे आप नौकरी के बदले जमीन लेकर बचपन में ही अरबपति बन जाते हैं। ये टेक्निक तो पहले बिहार की जनता को बता दीजिए। बिहार युवा आपके धोखे में नहीं आने वाले। तेजस्वी की बातों पर जनता कितना भरोसा करती है, ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। वैसे ये बता दें कि 2015 के बाद तेजस्वी यादव दो बार सत्ता में रह चुके हैं, वो भी डिप्टी सीएम जैसे बड़े पद पर। नीतीश कुमार ने 2017 में तब नाता तोड़ा जब लालू परिवार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप चर्चा का विषय बन गए थे, जबकि दूसरी बार नीतीश कुमार ने कहा कि ये लोग गड़बड़ कर रहे थे। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर सीएम का मौका देने की बात कही है और साथ ही ये भी कहा कि उन्हें 20 महीने का मौका दे, वो काम करके दिखाएंगे। तेजस्वी ने छात्रों के बीच कलम भी बंटवाया और अब तेजस्वी के इस बयान पर सियासत गरमाई हुई है। तेजस्वी यादव के पिताजी और मां यहाँ 15 साल मुख्यमंत्री रहे। तेजस्वी यादव जी खुद 3 वर्ष मुख्यमंत्री थे और सामाजिक न्याय की बात करने वाले ये लोग, जिस समाज के लोगों ने वोट देकर इनको राजा बनाया। अभी जातीय जनगणना का जो रिपोर्ट आया है उसमें लिखा हुआ है कि 5% से भी कम, याद रखिए, 5% से भी कम दलित, अति पिछड़े और मुसलमान समाज के लोग 12वीं क्लास पास करते हैं। भाई उनके पूरे परिवार को 20 साल से ज़्यादा मिल चुका। क्या किया? झुनझुना पकड़ाया था बिहार की जनता को। अब बिहार की जनता आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आस्था प्रकट करती है और इसीलिए लगातार हमें विजय प्राप्त हो रही है। कलम बांटने से कुछ चलने वाला नहीं है। उससे अच्छा है लाठी बांट दे। अच्छा, प्रशांत किशोर ने एक बार फिर तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी यादव जो कलम बांट रहे हैं उसी कलम से लिखकर 10वीं का परीक्षा पास कर जाना चाहिए। पीके ने कहा कि 9वीं फेल चाहता है कि हम कलम बांटकर बिहार का राजा बने। हमें कलम नहीं, शिक्षा बांटनी है। यादव जो युवाओं को कलम बांट रहे हैं, उसी कलम से 10वीं क्लास का परीक्षा देकर पास हो जाना चाहिए, ताकि कम से कम युवाओं को भरोसा हो। क्योंकि सामान्य परिवार के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, 5-5 साल 10-10 साल पढ़ के वो बेरोजगार घूम रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। 9वां फेल नेता का लड़का चाहता है कि हम बिहार का राजा बने कलम बांट के। हम लोग को कलम नहीं बांटना है, हम लोग को शिक्षा बांटनी है। कलम और कॉपी बांटने से शिक्षा नहीं बटेगी। अच्छा स्कूल होना चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए। दानापुर के बेहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती की 75वीं पुण्यतिथि पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ और उसी मंच से मंत्री विजय चौधरी ने सम्राट चौधरी को लेकर बड़ा बयान दिया। विजय चौधरी ने सार्वजनिक मंच से ये बताया कि सम्राट चौधरी सरकार में नंबर 2 हैं। दरअसल बात सहजानंद सरस्वती की स्मृति को सहेजने की हो रही थी और उसी संदर्भ में विजय चौधरी ने सम्राट चौधरी को नंबर 2 बताया। सरकार की तरफ से जरूर विचार करेंगे। हमारे वरिष्ठ समझिए कि बिहार सरकार के नंबर 2 श्री सम्राट चौधरी जी बैठे हैं और जो बातें
डॉक्टर साहब ने कही है। हम लोग सरकार की तरफ से जरूर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। महागठबंधन में सीटों पर दावेदारी जारी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस ने 90 सीट का दावा पेश किया तो सीपीआई ने भी 24 सीट की मांग रखी है। महागठबंधन में जारी इस खींचतान पर एनडीए नेता तंज कस रहे हैं। बिहार में चुनाव से पहले सीट शेयरिंग का मुद्दा गरमाया हुआ है। एनडीए और महागठबंधन दोनों ही जगह सीट की सेटिंग अब तक नहीं हो पाई है, पर महागठबंधन में दावेदारी लगातार जारी है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस बिहार में 90 सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है तो महागठबंधन के एक और सहयोगी सीपीआई ने भी 24 से ज्यादा सीटों पर दावा ठोक दिया है। चुनाव से पहले महागठबंधन में सीटों की दावेदारी पर एनडीए के नेता तंज कस रहे हैं। कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी यह इस पर निर्भर करता है कि राजद कितनी सीटें कांग्रेस को देता है। राजद के सामने यहाँ कांग्रेस भिक्षुक की भूमिका में। वहीं सहयोगियों की मांग पर आरजेडी खुलकर कुछ नहीं बोल रही। हर पार्टी की इच्छा होती है कि फुटप्रिंट बढ़ाया जाए, लेकिन मेरा मानना है कि हर पार्टी को ये भी पता है कि इस चुनाव का मिजाज क्या है। चुनाव से पहले सीटों पर दावेदारी हर चुनाव से पहले होती है, लेकिन इस बार आरजेडी की सहयोगी पार्टियों के नेता जितनी ज्यादा सीटों पर दावा ठोक रहे हैं, उसके बाद आरजेडी के लिए कुछ ज्यादा सीटें बचती दिख नहीं रही। महागठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव सभी सहयोगियों को सर्वसम्मति से कैसे संतुष्ट करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। पटना से संवाददाता संजय कुमार और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। खड़गे ने बिहार को एक छोटा मोटा राज्य कह दिया, वो भी तब जब बिहार में चुनाव सर पर है, तो इस पर सियासत तो होनी थी। एनडीए इस मुद्दे पर अब कांग्रेस को घेर रहा है। बिहार में उधर छोटे मोटे राष्ट्र में जाकर मगध साम्राज्य के गौरवशाली इतिहास की धरती, सत्याग्रह आंदोलन का गवाह रही माटी, संपूर्ण क्रांति का आह्वान करने वाला राज्य, 13 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला बिहार, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक छोटा मोटा राज्य मालूम पड़ता है। मीटिंग तुम कर लो, मैं बिहार में उधर छोटे मोटे राष्ट्र में जाकर उनकी तकलीफात सुनूंगा, कहकर आपने इलेक्शन प्रचार शुरू किए बिहार में। इमरजेंसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खड़गे ने बिहार के लिए छोटे मोटे राज्य जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहलगाम हमले के बाद संसद में स्पेशल सत्र की मांग की थी, लेकिन मोदी सरकार ने चुनाव को प्राथमिकता देते हुए बिहार जैसे छोटे मोटे राज्य में प्रचार करना ज्यादा जरूरी समझा। खड़गे के इस बयान पर बवाल तो मचना ही था। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, खड़गे जी, बिहार छोटा नहीं है, आपकी सोच छोटी है। तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी खड़गे के बयान को बिहार की गौरवशाली परंपरा, संस्कृति और जनमानस का अपमान बताया। खड़गे के बयान को एनडीए के नेता बिहार का अपमान बता रहे हैं। हम इन शब्दों की कड़ी निंदा करते हैं। यह बिहार वासियों का अपमान है, बिहार की अस्मिता पर चोट है। उन्हें अविलंब माफी मांग। खड़गे जी तैयार रहिए, जनता इसका बदला विधानसभा चुनाव में लेगी। वैसे भी आपकी पार्टी का बिहार में कोई नाम लेवा नहीं है। आश्चर्य है कि बिहार को अपमानित करने वाले बयान पर लालू प्रसाद जी की चुप्पी। वहीं कांग्रेस की दलील है कि खड़गे की हिंदी थोड़ी कमजोर है। हिंदी थोड़ी कमजोर होना और उसमें कुछ शाब्दिक उलटफेर हो जाना बड़ी सामान्य सी घटना है साउथ इंडियन लोगों के लिए। इसलिए मुझे लगता है कि इस पर कोई प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। इसका स्वागत होना चाहिए कि दक्षिण भारत के लोग हिंदी बोलते हैं। आरजेडी के नेता भी खड़गे के बयान पर सफाई देते ही नजर आ रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्राथमिकता होती है, नरेंद्र मोदी जी के लिए चुनाव प्राथमिकता होती है। इसीलिए देश में हुई इतनी बड़ी घटना पर भी वो उतने गंभीर नहीं दिखाई। मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान तब आया है जब बिहार में इलेक्शन सर पर है। कांग्रेस इस बार बिहार में वापसी के लिए खूब मेहनत कर रही है।
पर इस बीच पार्टी के सबसे बड़े पद पर बैठे नेता का बिहार को छोटा मोटा राज्य कहना कांग्रेस के लिए नुकसानदेह हो सकता है। पटना से संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और पटना से बड़ी खबर, जहां ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को कुचलने के मामले में न्यूज़ 18 की खबर का असर दिखा है। खबर दिखाए जाने के बाद एक्शन में पुलिस महकमा आया है। थार को जब्त किया गया है। थार ड्राइवर को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। ड्राइवर से पूछताछ करने में पुलिस जुटी हुई है। तो बड़ी खबर, जहां पटना पुलिस एक्शन में है। और देखिए, इस खबर को लगातार हम दिखाते रहे, फॉलो अप करते रहे। और ट्रैफिक पुलिस को कुचलने के मामले में असर हुआ है। संजय हमारे साथ, न्यूज़ 18 संवाददाता संजय। थार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है, अभी अपडेट क्या मामले में? देखिए, पटना पुलिस के आला अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है कि थार को बरामद किया गया है। फिलहाल इसे गर्दनीबाग थाने पर रखा गया है और पूरे मामले की छानबीन जारी है। जो कार चालक है उसे भी हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। देखना होगा क्या कुछ बात निकल कर सामने आ रही है। लेकिन साफ तौर पर जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया था उसमें यह स्पष्ट था कि कार चालक को जब वाहन चेकिंग के अभियान के दौरान ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने रोकने की कोशिश की तो भागने के क्रम में उन्होंने, जो कार चालक था उसने ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के ऊपर ही कार चलाने की कोशिश की। तो ऐसे में कई सवाल खड़े हो गए थे। हालांकि उस दौरान वायरलेस पर मैसेज भी फ्लैश हुआ, लेकिन वो भागने में सफल रहा था। लेकिन वो पुलिस के शिकंजे में आ गया। पूछताछ के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा पुलिस विभाग के आला अधिकारी कह रहे हैं। और देखना होगा क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले में होती है। राहुल जी, चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। सीएम नीतीश कुमार ने परदेसी बिहारियों को बड़ा तोहफा दिया है। अब छठ हो, दिवाली हो, बिहार आने वाले लोगों को मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिहार सरकार ने कई राज्यों से 299 बस चलाने का फैसला किया है। देखिए रिपोर्ट। सीएम नीतीश कुमार ने परदेसी बिहारियों को बड़ा तोहफा दिया है। बिहार के लोगों की त्योहारों में लौटने को लेकर टेंशन खत्म होने वाली है। परदेसी बिहारियों के लिए सरकार ने 299 एसी और नॉन एसी बसें चलाने का फैसला किया है। कैबिनेट में लिए गए फैसले की जानकारी खुद सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके दी है। सरकार ने होली, दिवाली और छठ को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार 299 एसी, नॉन एसी बसों का परिचालन करेगी। बिहार सरकार 75 एसी, 75 डीलक्स बस खरीदेगी। बस की खरीद पर 105.82 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही पीपीपी मोड पर 150 अतिरिक्त बसें चलेंगी। सरकार की इस पहल से दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा से आना जाना आसान हो जाएगा। बंगाल से भी लोग आसानी से घर आ सकेंगे। अब बिहार सरकार जो है वैसे लोगों के लिए खुद बस खरीदेगी और उसे यात्रा कर सकेंगे। जी, बहुत अच्छा काम है ये। बिहार सरकार की तरफ से जो कार्य किया जा रहा है बहुत सराहनीय कार्य है। ये चीज तो बहुत सही किया गया है जो स्टार्ट हो रहा है। ऐसे कि आप इतना सारे बसेस स्टार्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट, तो जितने भी हमारे जैसे स्टूडेंट हैं उसमें आराम से लोग बुकिंग कर सकते हैं और अपने घर आकर के ये छठ पर्व सेलिब्रेट कर सकते हैं। दीपावली वगैरह में कभी बाहर से आने का मौका मिला है? कितनी मुश्किल होती है? भीड़ तो बहुत बढ़ जाती है। अगर एक्स्ट्रा बस चलते तो इससे हम ही लोग का फायदा है कि भीड़ कम रहेगा, सुविधा सबको ज्यादा मिलेगी। तो आने जाने में जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कई लोग को रिजर्वेशन नहीं मिलता है, तो उन लोग को कई तरह की परेशानियों से बचने के लिए हम लोगों ने बस की शुरुआत की, ताकि आने वाले दिनों में जो पर्व त्योहार में लोग बिहार आना चाहे तो उनको कोई तरह का दिक्कत न हो। वहीं परदेसी बिहारियों को सीएम नीतीश कुमार के तोहफे पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्ष ने इसे चुनावी ऐलान बताया है। देखिए, खरीदारी में नीतीश सरकार की रुचि हमेशा से रही है, क्योंकि खरीदारी में मोटा कमीशन आता है तो निश्चित तौर पर अरबों खरबों रुपए की बसें खरीदी जाएंगी। चुनाव सिर पर है। चुनाव के दौरान लोगों को दिल्ली, मुंबई से उन बसों से लाया भी जाएगा, लेकिन अगले साल आपको खोजे एक बस नहीं मिलेगी। बिहार सरकार लगातार चुनावी घोषणा कर रही है। ये तो पहले पलायन रोकना चाहिए कि लोग बिहार से बाहर क्यों जा रहे हैं। विपक्ष भले ही इसे चुनावी घोषणा बता रहा हो, लेकिन परदेसी बिहारियों के लिए सीएम नीतीश कुमार के इस फैसले को बड़ा कदम माना जा रहा है। बिहार के लोगों को त्योहार में घर आना किसी जंग जीतने से कम नहीं होता है। ट्रेनों में भारी भीड़ होती है, टिकट नहीं मिलती। ऐसे में इन बसों के चलने के बाद लोगों को सहूलियत मिलना तय है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ
धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। अमेरिकी इतिहासकार वाल्टर हाउजर और उनकी पत्नी रोजमेरी हाउजर की अस्थियां आज पटना में गंगा नदी में विसर्जित की गई। स्वामी सहजानंद सरस्वती की 75वीं पुण्यतिथि के मौके पर उनके शिष्य रहे वाल्टर हाउजर के परिवार ने स्टीमर पर सवार होकर गंगा नदी में अस्थि कलश को कल प्रवाहित किया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती के शिष्य रहे वाल्टर हाउजर की बड़ी बेटी ने बताया कि मेरे पिताजी की इच्छा थी कि हमारे अस्थि कलश को पटना के गंगा नदी में प्रवाहित किया जाए। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। अमेरिकी इतिहासकार वॉल्टर हाउजर और उनकी पत्नी रोजमेरी हाउजर की अस्थियां पटना में पवित्र गंगा की धार में समा गईं। इसके साथ ही इतिहासकार वॉल्टर हाउजर की अंतिम इच्छा पूरी हो गई। वॉल्टर हाउजर के परिवार ने गंगा नदी में अस्थियों को विसर्जित कर दिया। स्वामी सहजानंद सरस्वती की 75वीं पुण्यतिथि के मौके पर उनके परिवार ने स्टीमर पर सवार होकर गंगा नदी में अस्थि कलश को प्रवाहित किया है। स्वामी सहजानंद सरस्वती के शिष्य रहे वॉल्टर हाउजर की बड़ी बेटी ने बताया कि उनके पिताजी की अंतिम इच्छा थी कि उनके अस्थि कलश को पटना के गंगा नदी में प्रवाहित किया जाए। वॉल्टर हाउजर की बड़ी बेटी ने बिहार को अपना घर बताया। हाउजर के परिवार के लोग अस्थियों को अमेरिका से लेकर पटना आए थे। Patna is my Indian home. This is where I lived when I was little. We always visited Patna, and now I'm here again. It's वॉल्टर हाउजर का अंतिम इच्छा थी, वो 93 इयर्स की एज में उनका 4 साल पहले डेथ हुआ। 2 साल पहले उनकी पत्नी का डेथ हुआ कि मेरा संस्कार, अंतिम संस्कार स्वामी जी के धर्म के अनुसार माने हिंदू धर्म से हो और उनके अस्थि को पटना में गंगा में प्रवाह किया जाए। अमेरिकी इतिहासकार वॉल्टर हाउजर का स्वामी सहजानंद के साथ गहरा लगाव था। उन्होंने स्वामी सहजानंद के साथ काम भी किया था। वॉल्टर हाउजर ने सहजानंद सरस्वती और किसान आंदोलन पर शोध किया था। साल 1961 में हाउजर को पीएचडी की डिग्री मिली थी। वॉल्टर हाउजर खुद को बिहार का बेटा कहते थे। बिहारी कहलाने पर हाउजर गर्व महसूस करते थे। अमेरिका के रहने वाले प्रोफेसर डॉक्टर वॉल्टर हाउजर भले ही विदेशी थे, लेकिन उनका लगाव भारत और खासकर बिहार से अधिक था। प्रोफेसर डॉक्टर वॉल्टर हाउजर की अंतिम इच्छा थी कि उनके निधन के बाद पटना गंगा नदी में अस्थियों को विसर्जित किया जाए। अमेरिका से पटना आकर उनके परिवार वालों ने गंगा में अस्थियां विसर्जित कर उनकी अंतिम इच्छा को पूरा कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। किसानों के नेता स्वामी सहजानंद की पुण्यतिथि पटना के बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन सभागार में मनाई गई। कार्यक्रम में बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख सहित स्वामी सहजानंद किसान वाहिनी राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र रंजन भी मौजूद थे। वहीं देखिए, किसान वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह कहा कि स्वामी सहजानंद के द्वारा किसानों के लिए काम किए गए और उनके विचारों और आदर्शों को अपनाने की जरूरत है। तो एक निमित्त मात्र है। स्वामी जी हम लोगों के प्रेरणा पुरुष रहे हैं। स्वामी जी ने आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वामी जी एक ऐसे संत थे, और सारे संत राजमहलों में रह करके धर्म का जागरण करते रहे, और स्वामी सहजानंद सरस्वती गरीबों की झोपड़ियों में और किसानों के खेतों खलिहानों में जाकर उन्होंने धर्म का जागरण किया, गरीबों का उद्धार किया, किसानों के लिए काम किया। इसलिए आज हम स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें नमन करते हैं, उन्हें वंदन करते हैं। मुजफ्फरपुर में हुए एनकाउंटर में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। एनडीए नेताओं का कहना है कि सरकार ने पुलिस को खुली छूट दे दी है, अपराधी नहीं सुधरेंगे तो उनका पिंडदान किया जाएगा। वहीं विपक्षी नेताओं का कहना है कि चुनावी साल में सरकार बस आई वॉश कर रही है। अपराधी गोली चलाएगा तो पुलिस भी गोली चलाएगी। जरूरत पड़ी तो अपराधियों का पिंडदान भी होगा।
ये बड़ा बयान है नीतीश सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का। सम्राट चौधरी ने पुलिस को खुली छूट देने की जो बात कही है, उसका असर जमीन पर भी होता दिख रहा है। बुधवार को पटना में मरीन ड्राइव पर एसटीएफ और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी मोहम्मद रजा के पैर में गोली मारी गई। वहीं मुजफ्फरपुर में पारू थाना क्षेत्र में लूटकांड के आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ भी हुई। 2 अपराधियों के पैर में गोली लगी। तो उनके द्वारा दोनों के द्वारा फायरिंग पुलिस ने की। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें उन दोनों के पैर में गोली लगी है। अभी उनका इलाज चल रहा है और दोनों अभी स्टेबल हैं। उनके ऊपर भी हम लोग वो भी केस करेंगे और बाकी जो अन्य कांड है उसमें कुछ जो भी और अन्य लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। मतलब ये कि यूपी की तर्ज पर बिहार में भी ऑपरेशन लंगड़ा शुरू हो चुका है। पहले अपराध करके मुख्यमंत्री आवास में माला पहनाकर स्वागत किया जाता था। ये लालू जी और राबड़ी जी का मॉडल था और नीतीश कुमार जी का मॉडल है अपराध करिएगा, कैद खाने में जाइएगा। एनडीए नेताओं का कहना है कि बिहार पुलिस 2005 से 2010 तक वाले एक्शन में है, जब बदमाश या तो सलाखों के पीछे थे या बिहार के बाहर। हालांकि विपक्ष के नेता मानते हैं कि चुनावी साल में सरकार आई वॉश कर रही है। सरकार के स्तर से जो अपराधियों पर कार्रवाई की दिशा में गंभीरता दिखनी चाहिए, वो दिख नहीं रही है। सियासी बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि हाल के दिनों में बिहार के अंदर कई हाफ एनकाउंटर हुए, यानी अपराधियों के पैर में गोली मारी गई। मतलब साफ है कि सुधर जाओ, नहीं तो सुधार दिए जाओगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।